आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिक्विड सोल्यूशन, 12th का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी सॉल्वेंट में तुम किसी सॉल्यूट को ऐड किए, तो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करने से पहले जो हमारा सॉल्वेंट था और अब जो नया सोल्यूशन बनकर आया, उन दोनों के वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो सॉल्यूट के ऐड करने से चेंज करेगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में। तो सबसे पहले हेडिंग दो लिक्विड सोल्यूशन, और हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखो और उसके बाद स्टार का लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड। सॉल्यूशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम सॉल्वेंट पे बात कर लें। प्योर वाटर हो गया चाहे बेंजीन हो गया, पहले कोई प्योर लिक्विड है जिसमें हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे बाद में, है ना। तो पहले हम सॉल्वेंट को पढ़ लेते हैं, बाद में हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो अगर मान लो, सपोज करो बच्चों कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ए नाम का कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ए नाम का कोई लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, और इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से। तो होगा क्या, हम लोग नोटिस क्या करते हैं कि ये जो भी ए है, इसका जो लिक्विड फॉर्म है, ये वेपोराइज होकर ऊपर जमा होता जाएगा। कब तक जमा होगा? तब तक जब तक कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो ऊपर वाले को हम लिख दिए ए गैसियस। अगर तुम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसा रिएक्शन आपने देखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ए लिक्विड जो है ए गैसियस में चला गया, ठीक है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है तो आप लिखोगे Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ऐसा हम लिखा करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये चैप्टर तभी पढ़ना जब तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ रहे। Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और यही जो पार्शियल प्रेशर ए का आता है इक्विलिब्रियम पे, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ? वेपर प्रेशर ए के वेपर के द्वारा लगाया गया वो प्रेशर होता है जब वो अपने लिक्विड फेस के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। याद हो गया होगा? तो जब भी तुमसे कोई पूछे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन होता है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके वेपर का प्रेशर होता है। केवल इतना बोलना काफ़ी नहीं है, इतना बोलोगे गलत हो जाएगा। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके वेपर का उस समय का प्रेशर होता है जब वो अपने लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखें तो आप लिखोगे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by its vapor, है ना, उसके वेपर के द्वारा। प्रेशर exerted by its vapor at the liquid surface when बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों का दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है तब तुमने लिखा Kp बराबर Pa, और हमारा Pa जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ A के बराबर हो गया। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि Kp जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये Kp के बराबर है अपना वेपर प्रेशर। जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी वेपर प्रेशर डिफाइन होगा, और ये वेपर प्रेशर बराबर है Kp के, और Kp केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इससे ये पता चला कि हमारा वेपर प्रेशर जो है वो भी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चेंज होगा तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज होने वाला नहीं है। वेपर प्रेशर हमारा लिक्विड के अमाउंट, लिक्विड के सरफेस एरिया, चाहे कंटेनर के वॉल्यूम, चाहे किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर को छोड़ के। हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड्स only upon temperature. Vapor pressure depends only upon temperature. It does not depend upon amount of liquid
सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना। कंटेनर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है। तुम यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि ये प्रेशर है और प्रेशर तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड जरूर करता है। कमरे में जो भी इस गैस का प्रेशर होगा वो इस वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर जो है वो केपी के बराबर है और केपी हमारा फिक्स है। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, अगर हम वॉल्यूम को चेंज करा दे तो प्रेशर चेंज कर जाएगा और प्रेशर चेंज करेगा तो वेपर प्रेशर चेंज कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर तुम वॉल्यूम को चेंज कराओगे, ध्यान से समझना, अगर तुम वॉल्यूम को चेंज कराओगे तो प्रेशर चेंज तो करेगा और जैसे ही प्रेशर चेंज करेगा इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम जब फिर से एस्टैब्लिश होगा, ये रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाएगा या तो बैकवर्ड में। कहने का मतलब अगर तुम वॉल्यूम को चेंज करोगे तो गैस का प्रेशर चेंज कर गया, जब गैस का प्रेशर चेंज कर गया तो अब वो प्रेशर केपी के बराबर नहीं है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर गया, तो वो प्रेशर जो है अब वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। वेपर प्रेशर तभी डिफाइन होता है जब हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहा है। तो आपने वॉल्यूम को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो अब ये हमारा पीए जो है वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश होगा, कैसे, या तो ऊपर का वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा, चाहे नीचे का जो लिक्विड है वो वेपोराइज होकर गैस बन जाएगा। मीनिंग रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाएगा या तो बैकवर्ड में जाएगा और जाकर जब इक्विलिब्रियम को वापस से एस्टैब्लिश कर लेगा तो तुम पाओगे कि फिर से प्रेशर केपी के बराबर हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। और जैसे ये दोनों बराबर होगा फिर से हमारा वेपर प्रेशर इस प्रेशर के बराबर आ जाएगा और ये प्रेशर जब केपी के बराबर फिर से हो ही गया है, यानी कि वॉल्यूम के चेंज करने पे भी वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपने कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर जरूर चेंज किया, लेकिन अब ये केवल प्रेशर है, अब ये वेपर प्रेशर के बराबर नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड में जाकर वापस से इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेगा तब प्रेशर फिर से वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो ये प्रेशर फिर से केपी के भी तो बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब वेपर प्रेशर वॉल्यूम के चेंज होने से पहले भी केपी के बराबर था और वॉल्यूम के चेंज होने के बाद भी केपी के बराबर है, ठीक है। एक और छोटा सा सोच कर देखते हैं एग्जांपल। सपोज करो आपने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाओगे इसका प्रेशर घट जाएगा, जैसे ही प्रेशर घटेगा ली चाटिलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। कब तक, जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। प्रेशर आपने घटाया तो ली चाटिलियर प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए इसको फॉरवर्ड में ले जाएगा। जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तुमने क्या किया था, तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया था, वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर घटा। जब एक गैसियस का प्रेशर घटा तो नीचे से लिक्विड और वेपोराइज किया और वेपोराइज किया और वेपोराइज किया, तब तक जब तक कि वापस से सेम पुराना वाला प्रेशर मेंटेन नहीं हो गया। तो प्रेशर पुराना वाला जैसे ही मेंटेन हुआ फिर से वेपर प्रेशर के बराबर आ गया, है ना। तो सारा का सारा जो यहाँ पे भसड़ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि दोनों का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा होता तो उस समय वॉल्यूम के चेंज करने से प्रेशर चेंज जरूर करता और वो वापस से मेंटेन होने वाला नहीं था। लेकिन उस केस में फिर ये वेपर प्रेशर भी नहीं होता क्योंकि वेपर प्रेशर तभी डिफाइन होता है जब इक्विलिब्रियम हो, और इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये दोनों फेस मौजूद हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, अगर मान लो तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो देखो तो एक ऐसा रिएक्शन है, लिक्विड गैस में तब जाएगा जब तुम इसको गर्म करोगे। गर्म करने का मतलब ये हुआ कि इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। एक तरीका तो ये हुआ, यहाँ से भी समझो। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लिक्विड ज़्यादा वेपोराइज करेगा नए इक्विलिब्रियम पे, तो नए इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा वेपोराइज किया तो यहाँ पे गैस का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब हम ये कमेंट कर सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस केपी ऑल्सो इंक्रीजेस। केपी भी इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है। और अगर केपी इंक्रीज करेगा हेंस वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए, एक बात किया था हमने सरफेस एरिया का,
अगर तुम सरफेस एरिया को बढ़ाते हो, ग्लास में तुम छत पे पानी रख दो, चाहे एक थाली में पानी रख दो, तो तुम नोटिस करोगे कि थाली का जो पानी है वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है रेट ऑफ वेपोराइजेशन उतना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता है, लेकिन वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना इसको, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, ठीक है, लिख देते हैं, एज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड चेंजेस, है ना, लिक्विड का अगर सरफेस एरिया चेंज करता है, देन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन बोथ विल चेंज। रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी चेंज करेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी चेंज करेगा, लेकिन वेपर प्रेशर चेंज नहीं करेगा। बट वेपर प्रेशर विल नॉट चेंज। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इतना, पॉज करके आगे लिखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये कंटेनर है, लिक्विड गैस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, बाहर में कोई ना कोई गैस का तो प्रेशर जरूर होगा, पी एक्सटर्नल। तो जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो इसका प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर तुम समझ गए, इक्विलिब्रियम पे जो गैस का प्रेशर होगा लिक्विड के साथ जब वो इक्विलिब्रियम में है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, और जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मान लो कि वाटर को तुम गर्म किए, ठीक है, और बाहर में प्रेशर है 1 atm, सपोज करो बाहर में प्रेशर है 1 atm। पानी को तुम गर्म किए, पानी को तुम गर्म भी नहीं किए, बस लिक्विड ये क्लोज कंटेनर में तुम रख दिए, मान लो 50 डिग्री सी पे, तो 50 डिग्री सी पे भी कुछ ना कुछ वेपोराइजेशन जरूर होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होगा लेकिन वेपोराइजेशन होगा, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। मान लो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और अंदर का प्रेशर आया 0.5 atm, तो ये 50 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर का प्रेशर है 1 atm और अंदर का प्रेशर है 0.5 atm। ठीक है, अब सपोज करो तुम टेम्परेचर को बढ़ा के 50 से 60 कर दिए, तो अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो सपोज करिए कि यहाँ से बढ़ के 0.6 हो गया, टेम्परेचर को मान लो 70 कर दिए तो ये बढ़ के 0.7 हो गया। तो क्या आइडिया लग रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ाते 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 टेम्परेचर को जब ये वेपर प्रेशर बढ़कर 1 atm के बराबर हो जाए, मान लो तुम इसको 90 डिग्री सी कर दिए और ये 0.9 atm हुआ, तो अभी भी ये वेपर प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम इसको 100 डिग्री सी किए और तुम पाते हो कि ये 1 atm के बराबर आ गया, तो तुम बोलोगे कि 100 डिग्री सी पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। कब? जब बाहर का प्रेशर 1 atm है। तो ऐसे केस में हम बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार के बराबर होता है, चाहे अप्रॉक्स में 1 atm बोल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट 1 बार बोला जाता है। तो जब 1 बार पे बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का डिफाइन करोगे तो उस बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये सब डायग्राम वही है। बॉइलिंग पॉइंट का बस डेफिनेशन लिख लो, टेम्परेचर एट विच, ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर किसका? एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का। बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड क्या कॉल्ड? जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे घटना हो रही है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे लिख लेना, इफ, अगर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 बार, अगर बाहर का प्रेशर हमारा 1 बार है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 बार, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बल्कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा रहे तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि बाहर का प्रेशर 1 बार है, और अगर बाहर का प्रेशर 1 बार है और वही वेपर प्रेशर के बराबर है, यानी कि प्योर का वेपर प्रेशर भी उस समय 1 बार के बराबर होगा। ठीक है।
तो ये एक आइडिया लगा। दूसरा, पानी का 100 डिग्री सी जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 1 बार पे होता है। अगर तुम प्रेशर को चेंज करोगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, चाहो तो लिख लो, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, पूरा लिखना है तो पूरा लिख देना, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। ठीक है, पानी का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, आर कर देते हैं 273 केल्विन एंड 373 केल्विन रेस्पेक्टिवली। 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी होता है, केल्विन में 273 केल्विन और 373 केल्विन। और बताओ बच्चों, मोर वोलाटाइल इज द कंपाउंड। कंपाउंड जो है जितना ज़्यादा वोलाटाइल है, वोलाटाइल समझते हो है ना, जो जितना आसानी से वेपोराइज कर जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल और वाटर हो गया, तो पेट्रोल मोर वोलाटाइल है, वाटर जो है वो लेस वोलाटाइल है। ठीक है, तो पेट्रोल जो होता है अगर वो ज़्यादा वोलाटाइल है तो बहुत आसानी से वेपोराइज होगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, रूम टेम्परेचर पे ही वेपोराइज होना शुरू कर जाएगा। तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि वो ज़्यादा वोलाटाइल है। लेकिन ज़्यादा वोलाटाइल है तो उसका वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, और अगर वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा वोलाटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही कम होगा, लेकिन उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा वेपोराइज करेगा, इक्विलिब्रियम पे ऊपर का प्रेशर उतना ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा वोलाटाइल अगर है तो वो आसानी से वेपोराइज करेगा, और अगर आसानी से वेपोराइज करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो आएगा। तो लिख लो, मोर वोलाटाइल इज द कंपाउंड, हायर विल बी वेपर प्रेशर बट लोअर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर तो हाई होगा लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, लिख लो बच्चों। अगला हेडिंग दो बच्चों, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर के इंक्रीज कराने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन अगर हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो हमें अपना इक्वेशन चाहिए होगा जिस इक्वेशन से निकल कर आए। ठीक है, तो हम वेपर प्रेशर पता कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे है ना वैरी करेगा। तो सबसे पहले करो क्या कि वेपर प्रेशर डिफाइन कब होता है, जब किसी भी लिक्विड का इक्विलिब्रियम अपने वेपर फेज के साथ रहे। ये मान लो इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। तो एक बात बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम पे है ना, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी तो जीरो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी फिक्स हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। और हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स dg बराबर वी डी पी माइनस एच डी टी। ये बताया गया था। थर्मो में 2 फार्मूला याद करने के लिए बोले थे, एक था डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, दूसरा था dg बराबर वी डी पी माइनस एच डी टी। तो अगर इक्विलिब्रियम पे देखें तो इक्विलिब्रियम पे dg क्या हो जाएगा, 0, और अगर dg 0 हो गया तो आ गया वी डी पी बराबर एच डी टी, ये आ गया। लेकिन याद करो ये इक्वेशन आया था आइडियल गैस के लिए, यहाँ पे आइडियल गैस नहीं बल्कि एक रिएक्शन है। तो अगर इसी को हम रिएक्शन के लिए लिखें, फॉर केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन के लिए बताओ कैसे लिखना सिखाए थे। V के जगह पे क्या लिखेंगे, लिक्विड का वॉल्यूम कुछ और है, गैस का वॉल्यूम कुछ और है, तो V के जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा आर वी, रिएक्शन का चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर, ये तो किसी पार्टिकुलर प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा होगा, तो ये dp का dp ही रहेगा, यहाँ पे डेल्टा p नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों के लिए प्रेशर सेम ही होगा जो कंटेनर का प्रेशर होगा। उसी प्रकार से इंट्रॉपी दोनों का अलग अलग है। अगर इंट्रॉपी दोनों का अलग अलग है तो डेल्टा आर एस लिखेंगे, और ये कौन सा एस है, ये वेपोराइजेशन का एस है, ये वास्तव में डेल्टा एस वेपोराइजेशन है, इनटू dt। dt को जस का तस लिख लो क्योंकि ये पूरा रिएक्शन जो है जिस कंटेनर में हो रहा होगा उसका टेम्परेचर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज करेगा। क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है इसलिए ये जो भी प्रेशर होगा यही हमारा वेपर प्रेशर होगा, और टेम्परेचर के साथ हम प्रेशर का वेरिएशन देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक काम कर रहे हैं, देखो तो डेल्टा आर वी को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, यानी हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डी पी। प्रोडक्ट में गैस है, रिएक्टेंट में लिक्विड है। डेल्टा आर एस, ये डेल्टा आर एस है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन। और थर्मो में पढ़े थे कि
डेल्टा एस वेपोराइजेशन जो होता है वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम डेल्टा एस को क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो। तो हम लोग अगर एक्सटर्नल को वेपर प्रेशर के बराबर करते हैं तो जो टेम्परेचर के साथ हम इसका वेरिएशन देख रहे हैं वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो इक्वेशन पार्टिकुलर आता है लास्ट में उसको हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में रिलेशन तो बोलते ही हैं, साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो गया तो यही वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में भी रिलेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी इंटू डी टी। बॉइलिंग पॉइंट को ही हमने वेरिएबल टी ले लिया। ठीक है, अब देखिए बताया गया था बहुत ही पहले मोल कॉन्सेप्ट में कि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, इसको तुम सिंपली लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू डी पी बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी इंटू डी टी ही आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम को क्या लिखोगे एन आर टी बाई पी आइडियल गैस के लिए, आइडियल मानकर अगर चले तो। लेकिन जो रिएक्शन है वो 1 मोल का है, कोफिशिएंट यहाँ 1 है, हम रिएक्शन पे काम कर रहे हैं तो मोल हम 1 ले लेंगे। तो ये बन जाएगा, ये वॉल्यूम की जगह पे लिखोगे एन आर टी बाई पी, यानी ये हो जाएगा आर टी बाई पी। इसे हम लोग लिख रहे हैं आर टी बाई पी इंटू डी पी इज इक्वल टू आर एच एस में डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिख दो, डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू डी टी बाई टी। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, आर टी इधर गया और पहले से एक टी था तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐसे लिखो 1 बाई पी डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई पी डी पी बाई डी टी, इसे हम लिख सकते हैं डी एल एन पी बाई डी टी। एल एन पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई पी, तो ये हो गया डी एल एन पी बाई डी टी। ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, नहीं तो नीचे वाला याद रखना अपने आप, ऊपर वाला भी याद रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट, अगर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया डी एल एन पी का इंटीग्रेशन और डी टी को आर एच एस में भेज दो तो ये आ जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटीग्रेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर डेल्टा टी बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 था और उस समय का वेपर प्रेशर P1 है, फाइनल टेम्परेचर मान लो T2 है और उस समय का वेपर प्रेशर जो है वो P2 है, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। ln p पूरा का पूरा अंदर में है तो इस पूरे को एक सिंगल वेरिएबल x मान लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे हो जाएगा ln p2 माइनस ln p1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर। ठीक है, और 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई टी, वैल्यू पुट कर दो तो माइनस 1 बाई टी टू प्लस 1 बाई टी वन आ जाएगा। 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई टी, अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई टी टू और माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और 1 बाई टी वन आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, बस इसी को एक साथ करके लिखना है। तो बच्चों ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे है ना, ये नोट कर लिए होगे 2-3 लाइन, अगर नोट नहीं किए हो तो पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो पॉज करके पूरा ही नोट कर लो, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। मिटाते हैं ऊपर से थोड़ा सा। देखो यहां से क्या लिखेंगे, हेंस ln p2 बाई p1 इज इक्वल टू ln p2 माइनस ln p1, उसको हम लिख सकते हैं ln p2 बाई p1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसी को हम बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये हमारा हो जाता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके नोट करो पूरा।
देखो बच्चों, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का वेरिएशन, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही वेपर प्रेशर के बराबर है, चाहे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, तो मूवेबल पिस्टन अगर होगा तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर तो बराबर हो ही जाएगा। तो मूवेबल पिस्टन के केस में ये टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। यानी यही सेम इक्वेशन, देखो क्या क्या है, यही सेम इक्वेशन टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का ये डेविएशन है, यही सेम इक्वेशन बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में भी रिलेशन है, और यही सेम इक्वेशन प्रेशर के साथ भी बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन है। मान लो प्रेशर चेंज किया, ये सिंपली प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होगा वो भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम इसको टेम्परेचर भी बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, इसको प्रेशर भी बोल सकते हो, वेव प्रेशर भी बोल सकते हो, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और एक्सटर्नल प्रेशर को वेव प्रेशर के बराबर होना है। ठीक है, तो आइडिया लग गया है ना। अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। एक सवाल देखो बच्चों छोटा सा, कह रहा है कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन बताइए एक कंपाउंड का जिसका वेपर प्रेशर 24.3 है 273 केल्विन पे और 325 केल्विन पे 135 टोर है। तो सीधे यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, ln P2/P1 बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो ln को लॉग में बदलोगे तो 2.303 आ जाएगा लॉग डेल्टा एच, किलो जूल में आंसर दिया है तो आर का वैल्यू जूल में ले लो 8.314, ऊपर में आ जाएगा डेल्टा एच नॉट 1/T1, T1 कितना है 273 केल्विन, और T1 टेम्परेचर का P1 कितना है, तो 273 का दिया हुआ है ये वेव प्रेशर 24.3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 24.3, नीचे टोर में है तो ऊपर भी टोर में होगा। अच्छी बात यह है कि 325 केल्विन का भी टोर में ही दिया है, तो दूसरा टेम्परेचर जो है हमने लिख दिया 325 केल्विन, तो 325 का वेव प्रेशर यहाँ ऊपर में आएगा कितने के बराबर 135 के बराबर। तो यहाँ से बस सारा मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको डेल्टा एच आ जाएगा, लेकिन वो जूल में आएगा, जूल पर मोल में। ठीक है, उसको 1000 से डिवाइड कर देना तो वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। और याद करने के लिए बस यहाँ पे दो इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन में, एक इक्वेशन है ln P2/P1 बराबर डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, यही हो गया डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ध्यान दो ये वन टॉप इक्वेशन की तरह है, वन टॉप इक्वेशन में जो Kp1 था उसके जगह P1 आ गया, Kp2 के जगह पे P2 आ गया, तो वैसे याद कर सकते हो। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, dln/P/dt बराबर डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन अपॉन RT²। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन में ये दो इक्वेशन याद रखना। ठीक है, पूछेगा तो जेईई एडवांस में पूछेगा, मेडिकल के बच्चों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट कोई सवाल पूछेगा, जैसे ये वाला सवाल हो गया, कैलकुलेशन बहुत ही आसान देगा। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन में ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लॉसियस क्लैपेरॉन जो पूरा थियरी है ये अपने आप में कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के क्लास में तुम बस यही सीखे हो कि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ये इंट्रोडक्शन क्लास था एक तरह से लिक्विड सोल्यूशन का। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग देखे थे और यहाँ भी हम लोग देख लिए हैं, तो ये ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अगले क्लास से, आज के क्लास में हमने केवल प्योर सॉल्वेंट की बात करी, एक प्योर सॉल्वेंट जो है उसके वेव प्रेशर के बारे में बात की है। कल हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी लिक्विड सोल्यूशन की, उसमें हम इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे, और अगर सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका वेव प्रेशर बढ़ेगा चाहे घटेगा, चाहे कोई भी चेंज आएगा, उसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।